नमस्ते। आज हम यूनिट 6 मिचबिल द ऑटर चैप्टर के पार्ट 3 एंड 4 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ऑटर यानी होता है ऊदबिलाव, एक ऐसा मांसाहारी जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकता है। इसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। द डेज passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Camasfarna. The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. बसरा में दिन तो शांति से बीत गए, लेकिन मुझे मीच को इंग्लैंड और कैमसफर्ना ले जाने की चिंता सता रही थी। लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को ले जाने की इजाज़त नहीं देती थी, इसलिए मैंने दूसरी एयरलाइन से पेरिस और वहाँ से लंदन की फ़्लाइट बुक की। द एयरलाइन insisted that meat should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. एयरलाइन की शर्त थी कि मिज को 18 इंच चौकोर से बड़े डिब्बे में नहीं रखा जा सकता और उसे मेरे पैरों के पास फर्श पर रखना होगा। मैंने एक डिब्बा बनवाया और निकलने से 1 घंटे पहले मिज को उसमें डाल दिया ताकि उसे उसकी आदत हो जाए, और फिर मैं जल्दी से खाना खाने चला गया। When I returned, there was an appalling spectacles. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. जब मैं लौटा तो वहाँ का नज़ारा बहुत डरावना था। डिब्बे से बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन उसके हवा वाले छेदों और ढक्कन के आसपास की दरारों से खून रिस कर सूख चुका था। मैंने झटके से ताला खोला और ढक्कन हटाया। मीज बुरी तरह थका हुआ और खून से लथपथ था। वह धीरे धीरे रोते हुए मेरे पैर से लिपट गया। He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand. उसने डिब्बे की अंदरूनी परत को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जब मैंने उसका आखिरी टुकड़ा हटाया ताकि कोई नुकीली चीज़ ना बचे, तो फ्लाइट के समय में बस 10 मिनट बचे थे और एयरपोर्ट 5 मील दूर था। मैंने उस बेहाल मीज को वापस डिब्बे में डाला और अपने हाथ से ढक्कन को दबाए रखा। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. मैं कार की पिछली सीट पर बैठा था और मेरे बगल में एक बॉक्स रखा था, जबकि ड्राइवर बसरा की सड़कों पर कार को ऐसे दौड़ा रहा था जैसे कोई गोली इधर उधर टकराती हुई जा रही हो। हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। गुस्से में भरे अधिकारियों ने मुझे जल्दी जल्दी जहाज तक पहुंचाया। किस्मत से मेरे लिए बुक की गई सीट सबसे आगे थी। I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for Midge to keep in a cool place. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. मैंने अपने पैरों के आसपास की ज़मीन को अखबारों से ढका, एयर होस्टेस को बुलाया और उसे मछली का एक पार्सल मीज के लिए दिया ताकि वह उसे किसी ठंडी जगह पर रख सके। मैंने उसे पिछले आधे घंटे में हुई घटनाओं के बारे में बताया।
उस एयर होस्टेस के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। वह अपनी तरह ही सबसे बेहतरीन महिला थी। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. उसने सुझाव दिया कि शायद मैं अपने पालतू जानवर को अपने घुटनों पर रखना पसंद करूं, और मैं उसके प्रति इतने आभार से भरा था कि उसका हाथ चूम लेना चाहता था। लेकिन उदबिलाव ऑटर के बारे में जानकारी ना होने के कारण मैं आगे होने वाली घटना के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। Midge was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly, white turbaned Indian. मीच पलक झपकते ही बॉक्स से बाहर निकल आया। वह तेजी से हवाई जहाज के अंदर कहीं गायब हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और एक महिला अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, "चूहा चूहा!" मैंने देखा कि मीच की पूंछ एक मोटे सफ़ेद पगड़ी पहने भारतीय व्यक्ति के पैरों के नीचे गायब हो रही थी। Diving for it, I missed, but found my face covered in curry. "Perhaps," said the air hostess with the most charming smile, "it would be better if you resumed your seat, and I will find the animal and bring it to you." उसे पकड़ने की कोशिश में मैं चूक गया, लेकिन मेरा चेहरा करी से सन गया। एयर होस्टेस ने बहुत प्यारी मुस्कान के साथ कहा, "शायद बेहतर होगा कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं, और मैं उस जानवर को ढूंढकर आपके पास ले आऊंगी।" I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Mitch bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। मैं गर्दन घुमाकर उस शिकार का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मुझे अपने पैरों के पास पहचानने और स्वागत करने वाली एक घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, और मीच उछलकर मेरे घुटनों पर आ गया और मेरे चेहरे और गर्दन को सहलाने लगा। 4th, after an eventful journey, Maxwell and his otter reach London, where he has a flat. एक रोमांचक सफ़र के बाद मैक्सवेल और उसका उदबिलाव लंदन पहुँचे, जहाँ उसका एक फ्लैट था। Mitch and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. मिच और मैं लगभग 1 महीने तक लंदन में रहे। वह घंटों तक खिलौनों, पिंग पोंग बॉल, कंचों, रबर के फलों और कछुए के खोल, जो मैं उसके मूल दलदली इलाके से लाया था, के साथ खेलता रहता था। पिंग पोंग बॉल के साथ उसने अपना एक खेल बना लिया था, जिसमें वह एक बार में आधे घंटे तक मगन रह सकता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. इराक ले जाया गया मेरा एक सूटकेस घर लौटते समय खराब हो गया था, जिससे उसका ढक्कन बंद होने पर एक तरफ से दूसरी तरफ ढलान जैसा हो गया था। मिच ने देखा कि अगर वह गेंद को ऊंचे वाले सिरे पर रखता तो वह सूटकेस की लंबाई में नीचे की ओर लुढ़क जाती थी। He would dash around to the other and to ambush its arrival, hide from it, crouching, to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. वह तेजी से दूसरे सिरे पर पहुंचकर उसके आने का इंतजार करता, छिपकर बैठ जाता, फिर अचानक उछलकर उसे पकड़ लेता और उसे लेकर वापस ऊंचे वाले सिरे पर चला जाता।
Outside the house, I exercised him on a plate, precisely as if he had been a dog. Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. घर के बाहर मैं उसे पट्टे लीड से बांधकर घुमाता था, ठीक वैसे ही जैसे किसी कुत्ते को घुमाया जाता है। लंदन की सड़कों पर इन सैर के दौरान मेज में कुछ अजीब आदतें विकसित हो गई, जैसे बच्चों की आदतें होती हैं। स्कूल जाते और आते समय हर फर्श के ब्लॉक के बीच में ही पैर रखना, लोहे की रेलिंग के हर सातवें खंबे को छूना या हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना। Opposite to my flat was a single storied primary school, along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Mitch would tug me to this wall, jump on to it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. मेरे फ्लैट के ठीक सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था, जिसके सामने की तरफ लगभग 2 फीट ऊंची दीवार बनी थी। घर लौटते समय जाते समय कभी नहीं मीच मुझे खींचकर इस दीवार के पास ले जाता, उस पर कूदता और पूरी 30 गज की लंबाई तक दौड़ता, जिससे अंदर मौजूद छात्र और स्टाफ बुरी तरह परेशान हो जाते थे। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelians, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink, and others. मुझे नहीं लगता कि किसी आम लंदन वासी का उद्बिलाव ऑटर को ना पहचान पाना कोई अजीब बात है, लेकिन यह किस तरह का जानवर हो सकता है, इस बारे में लोगों के तरह तरह के अंदाजों ने मुझे हैरान कर दिया। उद्बिलाव जानवरों के मस्टेलिन्स नामक एक छोटे समूह का हिस्सा है, जिसमें बैजर, नेवला, वीजल, स्टोट, मिंक और अन्य जानवर भी शामिल हैं। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelians, but the otter more random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Is that a walrus, mister? Reduced me to giggles, and outside a dog show I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard one, apparently that had changed its spots, and a brontosaur, which was anything but an otter. मुझसे लगातार ऐसे अंदाजे वाले सवाल पूछे जाते रहे जिनमें मस्टेलिन समूह के लगभग सभी जानवरों का जिक्र होता था, सिवाय ऊदबिलाव के। कुछ लोगों ने तो इसे सी का बच्चा, बेबी सील और गिलहरी तक कह दिया। क्या यह वॉलरस है साहब? सुनकर मुझे हंसी आ गई। और एक डॉग शो के बाहर तो किसी ने इसे हिप्पो ही कह दिया। बीवर भालू का बच्चा, तेंदुआ, शायद ऐसा तेंदुआ जिसने अपने धब्बे बदल लिए हों, और ब्रोटोसॉरस। मीच को लोगों ने क्या क्या नहीं समझा, बस उद्बिलाव नहीं समझा। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. लेकिन जिस सवाल ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह सड़क पर गड्ढा खोद रहे एक मजदूर ने पूछा था। मैं अभी उससे काफी दूर ही था कि उसने अपना औजार नीचे रखा, कमर पर हाथ रखे और मुझे घूरने लगा। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat glad and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उसके चेहरे पर हैरानी और नाराजगी के भाव देखे, मानो वह मुझे यह जताना चाहता हो कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मजाक किया जा सके।
जब मैं उसके ठीक सामने पहुंचा तो उसने थूका, मुझे घूरा और फिर गुस्से में पूछा, सुनिए साहब, आखिर यह चीज क्या है? ठीक।